बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज है और इसमें हम अब लास्ट क्वेश्चन पर आ पहुँचे जिसमें सिर्फ 2 पार्ट्स हमारे पास जो है वो रह गए थे। तो उसी को ही प्रोसीड करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो है वो पार्ट 4 तक हम लोग कर चुके हैं और आज हमने जो डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 और पार्ट 6 जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और इसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई करना है और ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई करके जो है वो हमने उसे जो है वो इस स्ट्रक्चर में जो है वो लेकर आ जाना है। स्ट्रक्चर क्या था? e टू दी पावर x मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में हम लेकर आ गए तो हमारे पास जो है पहचानना भी आसान हो जाएगा और हमें आंसर का भी पता चल जाएगा। आपको एक रूल बताया था कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन तो उसका इंटीग्रल क्या होता है, उसका इंटीग्रल जो होता है या उसका आंसर क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है बेसिकली एक्सपोनेंशियल का और उस फंक्शन का। ये इस तरह से हमें आंसर जो है वो डायरेक्टली पता चल जाता है। तो ना सिर्फ इससे आंसर डायरेक्टली पता चलता है बल्कि इससे जो है हमें यह भी पता चल जाता है कि जो 2 इंटीग्रल्स में हमारा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो जो हमारा आंसर होता है एग्जैक्टली उसी के ऊपर ही हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी अप्लाई करनी होती है। ये एक ट्रिक मैंने आप लोगों को इजाफी तौर पर बताई थी। तो अब ये स्टेप्स जो है हम लोग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये साइन एक्स है, एक इसको रिप्लेस किया मैंने और एक इस कॉस एक्स को रिप्लेस किया। देखो हमारे पास साइन 2 थीटा का जो फार्मूला था, साइन 2 थीटा का फार्मूला ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। साइन 2 थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता था कि यहाँ पर जो भी एंगल होता था ना साइन के साथ, ठीक है, इधर आकर उसका हाफ हो जाता था साइन और कॉस। ये 2 जो था ये फिक्स था फार्मूले का। ठीक है, यानी साइन 2 थीटा जो है दिस विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा। या यूँ कह लें कि ये एंगल जो है ये इक्वली आधा साइन के पास चला जाएगा और आधा कॉस के पास चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस हिसाब से मैं बात करूँ थीटा की तो ये 2 तो फिक्स्ड है जो मैंने आपसे कहा है। अब ये हाफ एंगल जो है वो साइन को चला जाएगा और हाफ एंगल जो है वो कॉस को चला जाएगा। यानी इसी फार्मूले से हमने ड्राइव कर लिया कि साइन 2 थीटा हमारे पास ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। और अगर यहाँ पर मैं थीटा की जगह एक्स पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि मैंने ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास जो साइन एक्स है, ये जो न्यूमरेटर में बेटे साइन एक्स है, इसको ये देखें मैंने रिप्लेस किया है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। रीज़न इसका जो है ये आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले ये टॉप ऑफ द पेज पर जाकर ये लॉजिक जो है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि रब करता हूँ मैं, फिर डिनोमिनेटर वाले कॉस का बताता हूँ वो कैसे रिप्लेस करना है, उसके बाद फिर वर्किंग हम कंटिन्यू करते हैं। तो शाबाश, यहाँ पर जो है जल्दी से इसको आप टॉप ऑफ द पेज पे ये रीज़न ज़रा नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे कि साइन एक्स इज रिप्लेस बाय 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, लेकिन ये आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। नोट करें। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर चुके होंगे आप लोग खूब सो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिनोमिनेटर में ये जो कॉस है। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर भी आप देखो हमने कॉस ऑफ 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था। कॉस ऑफ 2 थीटा का फार्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, 3 फॉर्मेट थे इसके, एक कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर था और एक जो है वो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 था। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स पढ़ी थी हमने इस कॉस के फार्मूले की। ठीक हो गया, तो अभी हमने कौन सा इस्तेमाल करना है? तो अभी हम जो है
यहाँ पर जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं cos 2 थीटा का ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि cos 2 थीटा किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब इसमें इस फार्मूले को ज़रा बेटे एनालाइज करो। इसका एनालिसिस अगर हम करें तो ये देखो, यहाँ पे जो भी एंगल होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑलरेडी यहाँ पर थीटा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो जो भी एंगल होगा उसका इधर हाफ हुआ तो थीटा है, तो इधर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ थीटा ना होता, यहाँ x होता, तो ये हो जाता ना 2 cos स्क्वायर x ओवर 2 माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में जो cos x है ना, वो मैंने यहाँ पर जो है इससे रिप्लेस किया है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 से। ठीक है, तो फिर दोबारा ये टॉप ऑफ द पेज पे जाके ज़रा नोट कीजिए लॉजिक, दोनों को सेपरेटली लिखिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो साइन को हमने रिप्लेस किया न्यूमिनेटर में जो अभी आपको बताया, और cos को इससे रिप्लेस किया। नोट कीजिए, क्विकली नोट करें इसको। ओके, तो अब हमारे पास जो है यहाँ से आगे अब आप वर्किंग जो है वो देख लीजिए। तो ये देखिए e टू दी पावर x एज इट इज 1 प्लस साइन x था, तो हमारे पास 1 तो एज इट इज आया, ये साइन x की जगह मैंने पुट कर दिया 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाए, ये 1 एज इट इज आया, ये cos x को ये देखें 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 से रिप्लेस किया। अगले स्टेप में बेटे डिनोमिनेटर में जस्ट ब्रैकेट ओपन किए, तो जब डिनोमिनेटर में हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए तो क्या होगा, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और +1 और -1 कैंसिल होकर हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में आ गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब उसके बाद हमने करना क्या है कि यहाँ पर 1 + 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 मौजूद है। ठीक है, तो हम LCM जो है वो ब्रेक करेंगे, LCM जो है वो हम ब्रेक करेंगे, यानी हम 1 के नीचे भी लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 के नीचे भी ये डिनोमिनेटर जो है ये लिख देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए ये हमारे पास अब यहाँ पर इस स्टेज पे आके ये 1/2 LCM ब्रेक कर दिया मैंने, ये 1/2 एज इट इज आया। अब ये आ गया 1 ओवर cos स्क्वायर, तो 1 ओवर cos तो सीकेंड के बराबर होता है ना, तो 1 ओवर cos स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 के बराबर हो। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर आइए, तो देखिए एक 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर cos स्क्वायर है तो cos से cos की एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या है, ऊपर बचा sin x बाई 2 और नीचे बचा cos x बाई 2। ये चलिए एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखने के बजाय एक स्टेप कर लेते हैं। तो न्यूमिनेटर हो गया sin x बाई 2 और डिनोमिनेटर हो गया cos x बाई 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये साइन अपॉन कॉस जो है क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जो है ये टेंजेंट बन जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x 1/2 सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन अपॉन कॉस को हमने लिख दिया टेंजेंट x बाई 2। और ये इस तरह से हमारे पास जो है वो सूरत-ए-हाल बन चुकी है। अब देखो हमें करना क्या है कि हमें जो है एक्सपोनेंशियल को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, दो इंटीग्रल्स बन जाएंगे, फिर एक के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगी और एक के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इधर एक सीकेंड स्क्वायर एक टेंजेंट है। तो अब आप याद करो, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता था ना हमारे पास जो है वो सीकेंड स्क्वायर, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता था सीकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस स्टेज पे मैं ऑर्डर बदल दूँ, मैं यहाँ पे e टू दी पावर x एज इट इज रहने देता हूँ और वो टेंजेंट x बाई 2 मैं पहले लिख लेता हूँ, वैसे बाद में भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेंजेंट x बाई 2 मैंने पहले लिख दिया है और ये आ गया हाफ ऑफ सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx आ गया। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्या किया है कि टेंजेंट और सीकेंड स्क्वायर की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज की है। अब आप देख लो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रहा फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब अब आंसर तो आपको पता चल गया ना यहीं से ही
कि आंसर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टेंजेंट एक्स बाई टू। यही इसका आंसर भी होगा इस क्वेश्चन का। और अभी जब हम दो इंटीग्रल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो बाय पार्ट भी इसी के ऊपर ही लगेगा। ये दूसरे वाले हिस्से पे आपको पता है बाय पार्ट जो है वो नहीं लगता है, उसको एज इट इज छोड़ेंगे और फाइनल कैंसिलेशन के बाद हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ई टू दी पावर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स बाई टू, यानी ई टू दी पावर एक्स को टेंजेंट से भी मल्टीप्लाई किया और ई टू दी पावर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू से। और अब इस स्टेज पे मैं ये करूँगा स्टूडेंट कि दोनों के साथ अलग अलग जो है वो इंटीग्रल लिखता हूँ। तो पहला तो हो गया इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स बाई टू। दूसरे के साथ जब मैं इंटीग्रल लिखूँगा, ठीक है, तो ये हाफ जो है मैं बाहर ले आऊँगा, ये हाफ ऑफ इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो गया। अब आप क्या करोगे कि इसके ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो वैसा ही एक इंटीग्रल पूरा का पूरा जो है ना अपोजिट साइन के साथ मिल जाएगा, जिससे कैंसिलेशन होगी और आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे कि फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो फार्मूला लिख देते हैं इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी, ठीक है। तो u इंटीग्रल ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v होल इंटीग्रल, ठीक है। तो अब आपने इस हिस्से के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है। तो एक्सपोनेंशियल को जो है वो हम v मानेंगे और टेंजेंट एक्स बाई टू को हम u मानेंगे, ठीक है। तो यहीं चलें लिख देते हैं, u हो जाएगा टेंजेंट एक्स बाई टू, ठीक है, और v हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, ठीक। तो यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद बस इस हिस्से पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है और क्वेश्चन बस 2-4 स्टेप्स में जो है वो एंड हो जाएगा। तो करें बेटे इसको नोट। जी, तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सबसे पहले अब क्या होगा, हमारे पास जो है तो ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास u आ जाएगा टेंजेंट एक्स बाई टू, इंटीग्रल होगा v का, माइनस की साइन आएगी, होल इंटीग्रल में डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, इसका होल इंटीग्रल। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो था वो था हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक हो गया। वो हमारे पास वो वाला इंटीग्रल है जिसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई नहीं करनी। तो बस अब इस पर वर्किंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए टेंजेंट एक्स बाई टू एज इट इज ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स आ गया, माइनस की साइन आई। अब यहाँ पे आ जाइए टेंजेंट एक्स बाई टू
टेंजेंट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, तो टेंजेंट एक्स बाई टू जो है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसके एंगल को भी तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी एक्स बाई टू का भी तो डेरिवेटिव लेना होगा। तो जब एक्स बाई टू को डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो ये टू तो बाहर आ जाएगा ना, यानी डिफ्रेंशिएट जो होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पहले लिख देते हैं। उसके बाद e टू दी पावर x का इंटीग्रल वो e टू दी पावर x हो गया। ये इस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए, टेंजेंट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, और उसके बाद उसके एंगल एक्स बाई टू का डेरिवेटिव आ गया जो हाफ लिख दिया, e टू दी पावर x का इंटीग्रल आ गया e टू दी पावर x। उसके बाद ये बाहर इंटीग्रल ऑफ प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट जो है, अच्छा e टू दी पावर x जो है, e टू दी पावर x टेंजेंट x बाई टू, ये पहले लिख दिया, माइनस की साइन आई, हाफ भी बाहर ले आए, यहाँ पर भी एक काम कर लें, e टू दी पावर x सीकेंड स्क्वायर से पहले लिख लें, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक बाहर आपके पास इंटीग्रल मौजूद है, इंटीग्रल ऑफ बल्कि हाफ भी आएगा, प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये इस तरह से ब्रैकेट ओपन हुआ, और ये स्टूडेंट आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये आइडेंटिकल आ गए हमारे पास, अपोजिट साइन के साथ कैंसिलेशन हुई, तो फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया e टू दी पावर x इंटू टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस सी। तो ये बेटे हमारे पास जो है आंसर था। इसको क्विकली ज़रा नोट कर लीजिए, तो इसके बाद फिर जो है हम लास्ट पार्ट की तरफ जो है वो जाएंगे। इस क्वेश्चन नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, और लास्ट पार्ट है ये इस एक्सरसाइज का। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होने जा रही है। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ कॉस बी एल एन ऑफ एक्स अपॉन है, इंटीग्रल ऑफ कॉस बी एल एन ऑफ एक्स अपॉन है। भाई इसमें कॉस का एंगल आप देख रहे हो कि थोड़ा ख़तरनाक लगता है, और इसी में ही आप लोग फिर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर जाते हो, तो इसलिए बहुत तवज्जो के साथ इसको समझिएगा। अच्छा, अब चूँकि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो u इंटू वी का फार्मूला है ना इंटीग्रेशन में, तो इसका मतलब है दो फंक्शन होने चाहिए u और v। तो जब कभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं कि अगर वो सिंगल फंक्शन थे और हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना था, तो फिर दूसरा जो फंक्शन था वो हमारे पास v जो होता था वो क्या होता था, 1 होता था। तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे। तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो u हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स अपॉन ए। ये बी एल एन ऑफ एक्स अपॉन ए कॉस का एंगल है, याद रखिएगा, और v हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले में जो है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले में डाटा पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस केयर से करना है यहाँ पे एंगल पे जब आपने डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो ये ज़रा केयर से समझिएगा, बाकी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो हमारे पास अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पर डाटा पुट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं कहता हूँ हमेशा जस्ट लेटर आई लिख दिया करें,
इंटीग्रल को आप सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर डाटा पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखें u की वैल्यू रखनी है। u क्या है, cos b ln ऑफ x अपॉन ए। u आ गया, इंटीग्रल होगा v का, यानी 1 का इंटीग्रल होगा। उसके बाद माइनस की साइन आएगी, फिर होल इंटीग्रल होना है, जिसमें सबसे पहले डेरिवेटिव होगा cos ऑफ b ln ऑफ x अपॉन ए। ठीक है, cos का इंटीग्रल होगा, सॉरी cos का डेरिवेटिव होगा, u है ना हमारे पास, तो होल इंटीग्रल में क्या होता है, पहले डेरिवेटिव ऑफ u होता है, फिर इंटीग्रल ऑफ v होगा और इसका होल इंटीग्रल। ये हमने फार्मूले में जो है वो पुट कर दिया। अब बस इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये cos b ln ऑफ x अपॉन ए एज इट इज। ठीक है, चाहे तो कर्ली ब्रैकेट लगाएं, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x। ये x अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो पहले लिख देंगे। 1 का इंटीग्रल x हो गया, ये अगले स्टेप में cos से पहले लिख दिया जाएगा। माइनस की साइन आएगी। अब होल इंटीग्रल किसका होना है, होल इंटीग्रल में पहले डेरिवेटिव होगा cos का। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे cos b ln ऑफ x अपॉन ए, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन b ln ऑफ x अपॉन ए। ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, लेकिन चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एडिशनली क्या करना होता है, एंगल को भी तो डिफ्रेंशिएट करना होता है ना। ठीक है, तो अब एंगल को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो जब एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो b तो कोफिशिएंट है, एज इट इज आएगा। नेचुरल लॉग के साथ लिखा हुआ है ln ऑफ x अपॉन ए। तो नेचुरल लॉग को डिफ्रेंशिएट करने का रूल क्या था कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन या वेरिएबल होता था वो उसे हम 1 का डिनोमिनेटर बनाते थे, उसे हम 1 का डिनोमिनेटर बनाते थे। सबसे पहले b एज इट इज आया यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंगल को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो b एज इट इज आया, नेचुरल लॉग को ln ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करने का रूल जो है वो क्या पढ़ा था हमने कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी वेरिएबल होगा उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर उसी को ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, तो उसी रूल के तहत मैंने क्या किया, देखो नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन या वेरिएबल था उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाए और अब इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, यानी डिफ्रेंशिएशन होगी किसकी, x अपॉन ए की। ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, और यहाँ ज़रा मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, और अब ये इस कर्ली ब्रैकेट में एंगल की डिफ्रेंशिएशन हो रही है। साथ आएगा ये बेटे 1 का इंटीग्रल जो x हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने यहाँ पे बाहर dx लिख दिया। ठीक, तो ये एंगल के साथ जो है ना, ये जो एंगल की डिफ्रेंशिएशन है इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। 1 का इंटीग्रल x आ गया, और सबसे पहले cos का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन लिख दिया। अब इस पर ज़रा तवज्जो से आप देखिए, मैं बाकी स्टेप्स कंप्लीट करूं। तो हमारे पास इंटीग्रल जो है ये x जो है मैं पहले लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस b ln ऑफ x अपॉन ए, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस बाहर ले आइए, ये हो जाएगा प्लस, इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ये हो जाएगा साइन b ln ऑफ x अपॉन ए, ये हो गया। इसके साथ अब ये जो एंगल की वर्किंग है ये देखिए, देखो b एज इट इज आया, x अपॉन ए इसको एज इट इज रहने दें, या क्या करें कि a जो है वो अलजेब्रिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a अपॉन एक्स, और उसके बाद x अपॉन ए का डेरिवेटिव, तो x अपॉन ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए। ठीक है ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, a तो एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा ना, 1 अपॉन ए हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और साथ जो है वो ये वाला x लिख रहा हूँ। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो जाएगी, तो इंटीग्रल हो गया x कॉस ऑफ b ln ऑफ x अपॉन ए, प्लस की साइन आई, यहाँ पर इंटीग्रल हो गया,
ये हो गया साइन बी ln ऑफ एक्स अपॉन ए, ये हो गया। यहाँ पर आ जाइए कर्ली ब्रैकेट में जहाँ पे एंगल की वर्किंग हो रही है, तो ये देखिएगा, देखो ए से ए कैंसिल हो गया और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, वो हमारे पास जो है वो बचा बी, सिर्फ हमारे पास बचा बी। तो बी को एक काम करते हैं, यहीं इसी स्टेप में पहले लिख देते हैं। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रल। अब उसके बाद इस बी को हम बाहर शिफ्ट करेंगे और बी को बाहर शिफ्ट करने के बाद इब्तदा की थी हमने कॉस बी ln ऑफ एक्स से, और यहाँ आ जाएगा साइन बी ln ऑफ एक्स अपॉन ए। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक बार फिर साइन के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है हम दोबारा कॉस में चले जाएंगे, जिसकी जगह फिर हम आई पुट करके क्वेश्चन को वाइंड अप की तरफ जो है वो ले जाएंगे। जी, तो अब हमारे पास इंटीग्रल आई इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस बी ln ऑफ एक्स अपॉन ए, या एज इट इज। अब यहाँ पर बी बाहर आ गया और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन बी ln ऑफ एक्स अपॉन ए डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर जैसे हमने इनिशियली कॉस बी ln ऑफ एक्स पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की थी, तो इस पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगी। इसमें u जो है वो साइन फंक्शन हो जाएगा और b दोबारा से क्या होगा, 1 होगा। तो x कॉस ऑफ b ln ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस b आया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो u जो है ना ये हो जाएगा साइन बी ln ऑफ एक्स अपॉन ए, ठीक है, और v हो जाएगा 1। ये आपकी सहूलत के लिए लिख रहा हूँ, तो वैसे हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, u को लिखा, उसके बाद इंटीग्रल होगा v का माइनस होल इंटीग्रल में डेरिवेटिव होगा u का, इंटीग्रल होगा v का, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी। तो ये मैंने यहाँ पे इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दी। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रल एक्स एज इट इज कॉस ऑफ बी ln ऑफ एक्स अपॉन ए एज इट इज प्लस बी। अब आ जाइए यहाँ पे, देखो साइन बी ln एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव, यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, एंगल तो साथ वही आ जाता है बी ln ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब ये आपने साइन का डेरिवेटिव लिखा है, बल्कि सॉरी गलत कर रहा हूँ ना, u बाहर रखते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये तो एज इट इज आना है। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ नहीं करना हमने, ये साइन बी ln ऑफ एक्स अपॉन ए एज इट इज और 1 का इंटीग्रल हो गया x। उसके बाद माइनस की साइन आई, यहाँ पे होगा ना डेरिवेटिव। ठीक है, वो मैं बाय मिस्टेक वहाँ कर रहा था, तो बस थोड़ा केयर कीजिएगा। तो ये इंटीग्रल हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर साइन बी ln ऑफ एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा कॉस बी ln ऑफ एक्स अपॉन ए। ये सबसे पहले ये साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस। ठीक है, अब एंगल को भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखिए b आया, नेचुरल लॉग के साथ जो कुछ भी है 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे। ठीक है, b ln x, यानी सिर्फ एंगल को अब डिफ्रेंशिएट करना है, तो b एज इट इज आया, नेचुरल लॉग के साथ जो कुछ भी था वो 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर उसी x अपॉन a को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x अपॉन a, और ये जो 1 है
इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x आ जाएगा और ये आ जाएगा होल इंटीग्रल। तो हमारे पास जी यहाँ dx आ गया। और इधर अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ मैं डॉट लगा दूँ, ये कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह। इंटीग्रल ये हो जाएगा x कॉस b ln ऑफ x अपॉन ए प्लस b। यहाँ पर ये वाला x पहले लिख लेते हैं, तो x इंटू साइन b ln ऑफ x अपॉन ए हो गया, माइनस की साइन आई। यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ कॉस b ln ऑफ x अपॉन ए एज इट इज आया। अब ये एक दूसरे कर्ली ब्रैकेट में हम एंगल की जो बात कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन की, तो ये देखो b एज इट इज, ये 1 डिवाइडेड बाई x अपॉन ए है, 1 डिवाइडेड बाई x अपॉन ए है, तो a ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया a अपॉन x, और उसके बाद x अपॉन ए का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन ए, और एक ये बाहर x मौजूद है, और ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में रब करना पड़ेगा बेटे, तो ऐसा करो आप लोग यहाँ तक नोट करो, फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब इस स्टेज तक हम पहुँच चुके थे, ये 2 स्टेप्स मैंने कर दिए। तो अब देखो यहाँ पे जो कैंसिलेशन होने जा रही है, एक तो a से a कैंसिल हो गया और एक x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी सारे स्टेप एज इट इज हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, एक b बच गया। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि ये b जो है ना एज अ कोफिशिएंट था, तो ये इंटीग्रल से मैंने पहले लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि एक b जो है, ये देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी था, तो अब सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करनी है। इस b को फर्स्ट टर्म से भी और इस b को सेकेंड टर्म से भी जो है वो हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रल जो है हो जाएगा x कॉस b ln ऑफ x अपॉन ए हो गया, प्लस ये हो गया bx साइन b ln ऑफ x अपॉन ए, और उसके बाद माइनस फिर b से मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कॉस b ln ऑफ x अपॉन ए। ये इस तरह से ब्रैकेट्स ओपन हो गए। अब आप ध्यान से देख सकते हो, ये देखो आपका क्वेश्चन क्या था, कॉस b ln ऑफ x अपॉन ए, ठीक है, जिसे आपने आई सपोज किया था, और यहाँ आपका क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, कॉस b ln ऑफ x अपॉन ए जो है वो आ चुका है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ कॉस b ln ऑफ x अपॉन ए, इसकी जगह आप पुट कर दोगे i, तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉस b ln ऑफ x अपॉन ए प्लस bx साइन b ln ऑफ x अपॉन ए माइनस b स्क्वायर i। ठीक हो गया। तो बस अब आपने क्या करना है कि ये वाली टर्म जो है वो इस तरफ लेकर आनी है, और इस तरफ लाके यहाँ से आप i कॉमन लोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आप लोग जो है इसको नोट करना शुरू करें। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जब इधर इस पूरा इंटीग्रल रिपीट हो गया, पूरा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये बन गया b स्क्वायर आई, ठीक है ना। यहाँ इंटीग्रल से बाहर b स्क्वायर था, इसकी जगह i आ गया। ये पूरी टर्म उठाकर इस तरफ लेकर आए तो ये बन गया i प्लस b स्क्वायर आई। तो यहाँ से i कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस b स्क्वायर बच गया। इन द मीन टाइम राइट हैंड साइड पर भी मैं देख रहा था, ये देखो 2 जगह पर जो है वो x मौजूद था, इधर भी और यहाँ पर भी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों जगहों से x कॉमन ले लिया। बस अब स्पेस नहीं है मेरे पास, तो एक स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। सिर्फ आपने करना ये है कि 1 प्लस b स्क्वायर ये x के नीचे ले जाइएगा, तो आपको जो है अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि हमने तो अपने क्वेश्चन को i से रिप्रेजेंट किया था ना, तो हमें इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए होती। तो बस एक लास्ट स्टेप कर लीजिएगा, ये 1 प्लस b स्क्वायर उधर जाएगा, x के नीचे लिख दीजिए, बाकी ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा।
तो थोड़ा सा ध्यान से इसकी वर्किंग कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है कि पास पेपर्स में एक से ज़्यादा दफ़ा आया, एक आध दफ़ा शायद आया था, लेकिन बहरहाल आप लोग पास पेपर्स में देख लीजिएगा, ठीक है, और इसको तवज्जो से जो है वो कर लीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी 6.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मज़ीद फिर किसी नई एक्सरसाइज के साथ हम लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।